हेलो ऑल माय चैंपियन स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अध्ययन जोपड़ी ऑफिशियल पर। मेरा नाम है परमेश्वर। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने आईयूपीएसी नेमिंग को कवर किया है और टोटल 7 लेक्चर लगे हैं मुझे। मैंने बाईसाइक्लो, एस्पायरो, थायो अल्कोहल, थायो ईथर, जितना फंक्शनल ग्रुप था मैंने सबको कवर किया है अच्छे से। आप लेक्चर नंबर 1 से देखना। आज से मैं या इस लेक्चर सीरीज से मैं शुरू कर रहा हूँ। जैसा लिखा हुआ है आपकी वीडियो सीरीज में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जेई नीट के लिए आप 12th में हो, 11th में हो, 12th पास हो, सब में यूज आएगा, है ना। वैसे मैं सबसे पहले मैं बेसिक बात करूंगा कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कितना बड़ा यूज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसे आप मैंने पहले बताया था आईयूपीएसी नेमिंग के बारे में कि आप जैसे एबीसीडी पढ़ते हो ना, वैसे ही है आईयूपीएसी नेमिंग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहले हम नाम लिखना सीख गए कि नाम कैसे लिखा जाता है। नाम लिखने के बाद हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होगा। पहले तुम इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करना सीखोगे, तभी तुम आगे मैकेनिज्म समझोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नेमिंग और जो भी केमिकल रिएक्शन होता है, कि रिएक्शन हम कोई भी लिख दिए, अल्कोहल बना दिए, एल्डिहाइड बना दिए, लेकिन जब उसका मैकेनिज्म पढ़ोगे ना तो उसमें बहुत बेसिक काम आता है। जैसे वैलेंसी तुम्हें पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पता होना चाहिए, ठीक है, एटम का क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये सब तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, उसके बाद वैलेंसी, है ना। फिर ये इसका मतलब क्या है, उसके बाद इस हेडेड का मतलब क्या होता है, ये फिश हुक है, फिश हुक हेड इलेक्ट्रॉन होता है, ये डबल हेडेड एरो होता है। ओके, तो ये सब का मतलब हम इस आज समझेंगे इस वीडियोज में। फिर एक छोटा सा कंसेप्ट लेंगे एसिड बेस का, कि एसिड क्या होगा, बेस क्या होता है ना, लुईस के अनुसार। फिर एक आता है ब्रॉन्स्टेड, लॉरी कंसेप्ट, एसिड बेस, इसको समझेंगे। ये सब बेसिक है जो आपको आना चाहिए और अच्छे से आना चाहिए। तो हम सबसे पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड देयर स्ट्रेंथ्स। ओके, कि क्या स्ट्रेंथ्स होगा, आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो कुछ ही है, 5-7 जो आपको याद रखना है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसका बहुत योगदान है। अगर उसका सीरीज आपको नहीं याद है तो आप ऑर्गेनिक मैकेनिज्म में इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, किसकी तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, वो आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बिल्कुल। तो हम जानते हैं पहले कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है। सबसे पहले हम छोटा सा डिफिनीशन लिख लेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। और आप इसे लिखो कॉपी में, एक कॉपी बना लो, एक कॉपी ले लो, ठीक है। उसका हेडिंग बना दो, उस कॉपी के ऊपर ही लिख दो जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं इसमें कम से कम 25 से 30 लेक्चर लाने वाला हूँ। 25-30 हो ही जाएगा, मुझे मैं कवर करूंगा 15-20 में, लेकिन 25-30 हो जाएगा पूरा डिटेल में। और तुम उस कॉपी को जीओसी नाम ही रख दो, उसको अलग बना लो। जैसे तुमने आईयूपीएसी नेम का एक कॉपी बनाया होगा, फिर जीओसी बना लो, फिर आइसोमेरिज्म पर आएंगे, उसमें उसका तुम कॉपी बना लेना, तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद ना ऑर्गेनिक में बहुत सिंपल सिंपल बात है, कुछ भी नहीं उसके बाद। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ठीक है। तो आप लिखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये कहते किसको है। तो पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं इसका, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है, इट इज अ बहुत सिंपल है, इट इज अ मेजर, थोड़ा सा मुझे बड़ा लिखना है, मैं सबको मिटा दे रहा हूं। आप लिखो, इट इज अ मेजर, इट इज अ मेजर ऑफ, it is a measure of the ability of an atom to attract electron,
अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, तो ये किसी भी एटम का एक प्रॉपर्टीज है, एक पावर है जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखता है। बहुत सिंपल है। हम इससे क्या पता रखते हैं कि जो दो एटम है उसमें किसमें है इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा। ठीक है, जैसे मान लो कि इसमें दे दिया हाइड्रोजन और क्लोरीन एक बॉन्डेड मॉलिक्यूल है। अब इस दोनों में से किसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है, जिसमें ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। सिंपल, यही होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताता है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, खींचने का पावर, क्षमता कितना है। ये इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता को बताता है। जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगा और वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन वो लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज जाएगा। जैसे देखो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ऐसा साइन देंगे और यहाँ पर ये हो जाएगा निगेटिव और इस पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप समझ गए होंगे कि ये एक पावर होता है किसी भी परमाणु का जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है। ठीक है, बहुत सिंपल। अब कुछ एटम है जिसका हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेंगे। ठीक है, आप इस छोटे से डिफिनीशन को लिख लेना। मैं इसमें लिख रहा हूं, आप इधर लिखना एलिमेंट। एक मैं टेबल बनाता हूं उसमें आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखना है। इधर लिख लो आप एलिमेंट। बस कुछ ही मैं आपको याद करवाने वाला हूं। सबसे पहले मैं लिखूंगा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, FON हो गया, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। फिर आप लिखो क्लोरीन, फिर लिखो ब्रोमीन, फिर लिखो सल्फर, फिर लिखो कार्बन। के कार्बन और लास्ट में लिखो तुम फास्फोरस और फिर हाइड्रोजन। ठीक, और एक लेना चाहते हो तो एक बोरॉन भी ले लो। अब ये हो गया एलिमेंट, और अब हम इसका लिखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN पावर। EN क्षमता क्या होगा, फ्लोरीन का होता है स्टूडेंट 4.0। ये वैल्यू नहीं भी याद रहे तो चलेगा, बस आप एक बार देख लो सबसे ज्यादा पावर किसका है, 4.0। ऑक्सीजन का होगा स्टूडेंट 3.5, 3.5 होगा। थोड़ा घेरते चलना हूं, 3.5। नाइट्रोजन का होगा 3.0, 3.0। ठीक, क्लोरीन का होगा 3.0। ठीक, ब्रोमीन का होता है 2.8। ओके, सल्फर का होगा 2.5। ठीक है, और कार्बन का भी होगा 2.5। ठीक, ये 2.5 है। फास्फोरस का होगा 2.1। ओके, इसका भी 2.1 हो जाएगा, और उसके बाद हाइड्रोजन का भी होगा तुम्हारा 2.1। ओके, इसका भी क्या हो जाएगा 2.1। तो इसका हो जाएगा आपका 2.1, 2.1 में इसे भी टेबल कर दे रहा हूं, इसका हो जाएगा 2.0। लिख लेना अच्छे से, बिल्कुल लिख लो। फ्लोरीन का 4.0, ऑक्सीजन का 3.5, नाइट्रोजन का 3.0, क्लोरीन का भी 3.0। सर दोनों का तो सेम है, फिर नाइट्रोजन का ज्यादा कैसे हो गया, क्लोरीन का कम कैसे हो गया। अगर हम इसके एटम में स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाएंगे, स्ट्रेंथ का अगर हम इसमें ऑर्डर लगाएंगे कि किसका सबसे ज्यादा होगा स्ट्रेंथ का, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑर्डर, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। फोन तो याद ही रखना, जो H बॉन्ड बनाता है FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। उसके बाद आ जाएगा हमारा क्लोरीन, उसके बाद आ जाएगा हमारा ब्रोमीन, उसके बाद सल्फर, फिर कार्बन, फिर फास्फोरस, लास्ट में pH याद रख लेना ना, और सबसे लास्ट में बोरॉन। आपको बस इतना याद रखना है।
बोरॉन का 2.0 होता है, मैंने 2.0 लिखा है। हाइड्रोजन फास्फोरस का बराबर है, फास्फोरस का भी 2.1 है, हाइड्रोजन का भी 2.1 है, कार्बन का 2.5 है, सल्फर का भी 2.5 है, ब्रोमीन का 2.8 है, क्लोरीन से कम है, लेकिन सल्फर और कार्बन से क्या है, ज्यादा है। फिर क्लोरीन का 3.0 है, नाइट्रोजन का 3.0 है, ऑक्सीजन का 3.5 है, फ्लोरीन का 4.0 है। ओके सर, इस दोनों का तो सेम है, नाइट्रोजन का और क्लोरीन का सेम है, फिर नाइट्रोजन का ज्यादा क्यों, सल्फर का और कार्बन का इक्वल है, फिर सल्फर का ज्यादा क्यों, कार्बन का कम क्यों। तो लिसन स्टूडेंट, यहाँ पर भी वही केस है, दोनों का बराबर है, फिर ज्यादा क्यों। तो यहाँ पे आ जाता है साइज, एटॉमिक साइज, ठीक है, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज पर भी निर्भर करता है। नाइट्रोजन और क्लोरीन में दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, फिर भी नाइट्रोजन का हम ज्यादा लेते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का जो साइज है वो क्या है, क्लोरीन के साइज से छोटा है, क्लोरीन के साइज से छोटा है, क्लोरीन का साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो क्लोरीन का साइज बड़ा हो जाएगा, नाइट्रोजन का साइज छोटा हो जाएगा। इसलिए कैसे पता चलेगा सर साइज किसका बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखो 1s2 2s2 2p3, ये नाइट्रोजन का 7, और क्लोरीन का लिखोगे तो 17 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। देखो इसमें 3 सेल है, इसमें 2 सेल है, तो 3 सेल वाला ज्यादा मतलब बड़ा, मतलब वो ज्यादा बड़े साइज का होगा। तो क्लोरीन का साइज बड़ा है, नाइट्रोजन का साइज छोटा है, तो छोटे साइज वाले का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज्यादा होता है। यही बात यहाँ पर भी होगा कि सल्फर का जो साइज होगा स्टूडेंट, वो सल्फर का जो साइज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, किससे, कार्बन से, कार्बन से। यहाँ पर तो कार्बन का साइज छोटा हो जाएगा सल्फर से, क्योंकि कार्बन का 1s2 2s2 और 2p2 है केवल, सल्फर का हो जाएगा 1s2 2s2 2p 2p6 3s2 3p2। तो यहाँ पर तुम ऐसा करना, सल्फर का यहाँ पे दोनों का बराबर है, तो कार्बन का क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, सल्फर का कम हो जाएगा, ठीक है, सल्फर का कम हो जाएगा। थोड़ा सा मुझे इरादर लेने दो। यहाँ पे क्या होगा, कार्बन, और यहाँ पे हो जाएगा सल्फर, ओके, बाकी सब सही है। तो इस तरीका से साइज पे डिपेंड करता है, तो आप इसे नोट कर लो। अब ये सर इससे होगा क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो देख लिए, तो आपने देख लिया ना, फ्लोरीन का ज्यादा है, ऑक्सीजन का कम है, नाइट्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन सबसे कम, किसका, बोरॉन का है, हाइड्रोजन का भी सबसे कम ही है लगभग, ब्रोमीन का भी कम ही है, क्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन का ज्यादा है। ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब हम क्या समझे हैं, यहाँ तो ये लिख लिया, इसका मतलब ये है कि ये एबिलिटी है किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन का। जैसे मान लीजिए अगर इस तरीका से आ जाए, फ्लोरीन और एफ है, अब इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कौन सा आइटम हो जाएगा इसमें ज्यादा, फ्लोरीन, फ्लोरीन सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ जाएगा, फ्लोरीन की तरफ जाएगा, और इस पर निगेटिव हो जाएगा पार्शियल, और इस पर पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। इसी चीज के लिए पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेचर ऑफ एलिमेंट, इतना ही काम के लिए, ताकि हमें ये पता चले मॉलिक्यूल में कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किस ओर हो रहा है। जैसे अगर हम बात करें H2O का, तो ऑक्सीजन इस तरीका से स्ट्रक्चर बनाओगे, ओके, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव। ये साइन कैसे पता चला मुझे कि ऑक्सीजन पे निगेटिव होगा, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, तो इसलिए उस पर निगेटिव चार्ज होगा। हाइड्रोजन पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस चीज को पढ़ने के लिए हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। समझ में आ गया क्या फायदा है पढ़ने के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बारे में। इससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन किस ओर जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण, इलेक्ट्रॉन को कैसे घुमाना है, कैसे मूव करेगा, वो हम पढ़ेंगे इसमें। हाउ टू यूज कर्व्ड एरो, अपनी कॉपी में लिखो अच्छे से।
ठीक है। हाउ टू यूज कर्व्ड एरो, देखो इसमें दो चीज है, इसमें पढ़ने के लिए हमारे पास दो चीज है। एक तो होता है, एक इस तरीका से साइन होता है, ठीक, मैं बता रहा हूं, इसमें बस साइन है, तीर का निशान है। इस तरीका से इसको बोलते हैं स्टूडेंट डबल हेडेड एरो, डबल हेडेड एरो ये बोलेंगे। और एक होता है इस तरीके का, इसको बोलते हैं फिश हुक एरो, फिश हुक एरो। देखो तुमने बचपन में कभी मछली मारने गए हो नदी में, तो मछली मारने के लिए तुम बंसी खरीदा होगा, फिश हुक, इसी तरीके का हुक रहता है ना, इसमें एक एरो रहता है, उसको तुम फेंकते हो उसमें कुछ लगा करके और फिर मछली मारते हो। मैंने भी बचपन में मछलियां बहुत मारी है। ओके, तो ये फिश हुक एरो है, ये डबल हेडेड एरो है। इसका यूज बहुत होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैकेनिज्म में। जब तुम मैकेनिज्म करोगे, इलेक्ट्रॉन को घुमाओगे, ये तो पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन किस ओर जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाता है मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम की तरफ, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा वो यहां से पता चलेगा, एक फिश हुक एरो से और एक डबल हेडेड एरो से। इस दोनों का मतलब है, तो चलो हम सबसे पहले मतलब समझते हैं कि फिश हुक एरो का मतलब क्या होगा और डबल हेडेड एरो का मतलब क्या होगा, ठीक है। तो डबल हेडेड एरो रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को बताएगा, जबकि फिश हुक एरो रिप्रेजेंट्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का साइन है, इस चीज को बताता है ये। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डबल हेडेड एरोज के बारे में। ओके, नीचे वाले को मैं मिटा दे रहा हूं, फिर इसको हम बाद में समझेंगे। डबल हेडेड एरो, या फिर इसको हम ये भी कहते हैं टू बार्ब फिश हुक। सिंपल क्या हो जाएगा इसका मतलब, इस साइन का मतलब मैं बता रहा हूं, इसको राउंड कर लेना कि इसका मतलब क्या है। इसको बोलते हैं स्टूडेंट हम टू बार्ब, इसको टू बार्ब बोलते हैं, ये जो है ना साइड वाला ये बार्ब होता है। तो टू बार्ब फिश हुक, टू बार्ब टू बार्ब फिश हुक एरो, एरो रिप्रेजेंट्स represents represents two electron, two electron, टू इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, दैट इज इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर। मतलब अगर कहीं पे डबल हेडेड एरो है ना, तो इसको टू बार फिश हुक बोल, पूछा गया है कि डबल हेडेड एरो का क्या नाम है, टू बार फिश हुक नाम है। एरो क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट्स टू इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर। ओके, एग्जाम्पल समझो इसका, तब तुम्हें और अच्छे से बुझने आ जाएगा। ऑर्गेनिक मैकेनिज्म का ये सब मेन बात होता है जो बच्चों को पता ही नहीं रहता है और वो बार बार गलती करता है। जैसे देख लो, अगर मैं लिख रहा हूं HCl, आपको पता है कि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, अभी हम लोग पढ़े हैं ना, है ना। तो इलेक्ट्रॉन किस ओर जाएगा, क्लोरीन की तरफ। और अगर इसमें ऐसा दिखा दिया जाए इस तरीका से, इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉन्ड, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड, इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन पर जा रहा है। और क्या इलेक्ट्रॉन जा रहा है, दो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन, दो। यहाँ पे है ना डबल हेडेड है ना, इसका मतलब ये हो गया हाइड्रोजन पर अब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, तो प्लस चार्ज। इतना तो पता ही होगा, जहां से इलेक्ट्रॉन हटता है उस पर प्लस देते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर माइनस देते हैं। और Cl इलेक्ट्रॉन इस बात को रिप्रेजेंट करता है, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देख लो, अगर A है, यहां पर B है, ठीक इस तरीका से। और अगर ये दो इलेक्ट्रॉन है ना, और दो इलेक्ट्रॉन का साइन इस तरीका से लिखा जाए कहीं भी रिएक्शन में, इसका मतलब है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन A पर जा रहा है,
तो यहाँ पर ये लिखाएगा ए पर दोनों इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के साथ और बी का भी इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब क्या हो गया, बी पर पॉजिटिव साइन। मैं बस डबल हेडेड एरो समझा रहा हूं कि रिएक्शन मैकेनिज्म में जब ये यूज होगा तब तुम्हें इसका मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक, देखो अगर लिखा हुआ है सी और डी और ये इस तरीका से तीर का निशान है, इसका मतलब होगा सी पर पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन हट गया, जबकि डी पर कैसा साइन आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। क्लियर? 2 बार फिश हुक एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को रिप्रेजेंट करता है ये। अब हम लोग समझते हैं इसी में वन हेडेड एरो क्या बताता है या फिश हुक एरो क्या बताता है। ठीक है, सिंगल वाला, इस साइन को समझेंगे कि ये जो साइन होता है, ये साइन, ये क्या बताता है, इसका नाम स्टूडेंट हो जाता है फिश हुक एरो। सिंगल फिश हुक एरो भी बता सकते हैं, फिश हुक एरो। ठीक है, ये इसको बोलते हैं सिंगल वार्ब। क्या नाम हो जाएगा इसका, सिंगल वार्ब। तो इसके बारे में लिखेंगे सिंगल वार्ब, सिंगल वार्ब फिश हुक, सिंगल वार्ब फिश हुक एरो represents single barb fish hook arrow represents one electron transfer, one electron transfer ओनली। बस एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को दिखाना होगा ना, तो फिश हुक एरो से बताते हैं, सिंगल बार फिश हुक से बताते हैं, इसको सिंगल बार बोलते हैं। एग्जाम्पल समझो इसका, ठीक है, तब तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अगर मान लो यहाँ पे लिख दूं मैं, पहला एग्जाम्पल में Cl है और ये Cl है, और देखो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन का साइन इस तरीका से है और एक इलेक्ट्रॉन का साइन इस तरीका से। इसका मतलब क्या हो कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का दोनों इलेक्ट्रॉन जो है एक एक जा रहा है दोनों पर, मतलब इस पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा और प्लस इस पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना। इस चीज को ये बता रहा है स्टूडेंट, एकदम ध्यान से समझना। ए है और बी है, अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन इस पे मूव कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन इस पे मूव कर रहा है, तो इस साइन से दिखाएंगे कि ए पे एक इलेक्ट्रॉन आया, बी पे एक इलेक्ट्रॉन आया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। सी और डी है, अगर ये इस तरीका से है इधर और इधर, तो सी पे एक इलेक्ट्रॉन, डी पे एक इलेक्ट्रॉन। बहुत सिंपल मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को कैसे हम दर्शाएंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में। अब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हो, बुक्स में पढ़ोगे तो ढेर सारा ऐसा निशान रहेगा, डबल हेडेड एरो, सिंगल फिश हुक एरो रहेगा, समझ में आ ही नहीं रहा है कि कैसे हो रहा है, क्या दे रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये सब समझना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये सब बोलते हैं ना मूलभूत बातें, वो है ये मूलभूत बातें। ठीक है, तो इस बात को भी हम अच्छे से समझ गए। दूसरी बात है कि ये बताता क्या है, फिश हुक एरो जो होता है ना, एक डिजाइन है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को बताता है। तो इसके कुछ फीचर्स को लिख लेते हैं, इसे आप नोट्स कर लेना। ओके, तो इसके जो मेन फीचर्स हो जाएंगे, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं, इसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक्स किसको बताएगा, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरो, दोनों एरो की बात हो जाएगी। पहली बात एक नंबर में, तो इट शोज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये तो सिंपल है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को बताएगा, लेकिन किधर से किधर बताएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को बताता है द साइट ऑफ हायर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन टू द साइट ऑफ लोअर डेंसिटी। मतलब हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इस चीज को ये इंडिकेट्स करता है। तो हम पहला लिखते हैं इसमें कि इट ऑलवेज शो, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन
it shows it shows the it shows the direction of electron. It shows the direction of electron uh, flow in a reaction mechanism. किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म में ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बताता है। पहली बात तो ये हो गया कि क्या किस चीज को बताएगा, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ये बताएगा। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन का किस प्रकार फ्लो हो रहा है इसको बताता है। अच्छा, इट नेवर शोज द मूवमेंट ऑफ एटम्स, ये बात ध्यान रखना स्टूडेंट, इट नेवर shows the movement of atom। ये एटम के मूवमेंट को नहीं बताता है, ये केवल इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को बताता है। ये जो एरो हम पढ़े हैं, ये सब एरो, ये क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को, एटम के मूवमेंट को नहीं बताएगा। एटम के मूवमेंट को ये नहीं बताएगा, तो ध्यान रखना, इट नेवर शोज द मूवमेंट ऑफ एटम, इट शोज ओनली डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इन अ रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तीसरी बात बहुत ही मेन बात है, इट शोज, इट ऑलवेज शो, it always show it always show the direction of electron, no गया line, it always show the movement, the direction of electron, the movement of, अभी ही लाइन को जाना होता है, it always show the movement of electron from a site of higher density, आ गया लाइन, higher density to a site of lower density। मतलब ये इलेक्ट्रॉन के ना हायर क्षेत्र से लोअर क्षेत्र की ओर मूव करेगा। एग्जांपल समझ लो, देखो जैसे HBr है, ठीक है, तो अगर मैं इसको इस तरीका से बता दूं तो ये क्या हुआ, हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज और ब्रोमीन पर माइनस चार्ज हो गया। इस तरीका से ही बताता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को, एटम के मूवमेंट को नहीं बताएगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को बताएगा कि किधर जा रहा है इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन मैकेनिज्म में बस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को बताता है। इस बात को स्टूडेंट तुम अच्छे से ध्यान रखोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसको जब समझ चुके हैं तो अब हम पढ़ते हैं इससे भी इंपॉर्टेंट कि बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे होता है, ठीक है। बॉन्ड ब्रेकिंग को अगर हम बात कर ले, इसमें जो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा छोटा सा पार्ट्स है, होमोलाइसिस एंड हेटेरोलाइसिस ऑफ बॉन्ड। होमोलाइसिस मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में समान रूप से जब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसको होमोलाइसिस कहेंगे। और दूसरा होता है हेटेरोलाइसिस ऑफ बॉन्ड, मतलब जब असमान तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोलाइसिस। तो सबसे पहले हम समझते हैं होमोलाइसिस को, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे होमोलाइसिस। होमोलाइसिस ये क्या होता है, तो when a bond breaks, when a bond breaks such that each species takes away one of the electrons of the bond, ठीक है। this process
is called होमोलाइसिस। एग्जाम्पल समझो इसका, बहुत ही आसान, कहीं कठिन है ही नहीं। देखो होमोलाइसिस में क्या होगा, पहला एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे बी आर है और ये बी आर है, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और एक एक इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अगर होता है तो इसको बोलते हैं होमोलाइसिस। बी आर पे एक इलेक्ट्रॉन और बी आर पे एक इलेक्ट्रॉन। दूसरा एग्जांपल समझो, जैसे ए है और यहाँ पे बी है, दोनों के बीच दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, तो बॉन्ड जो था उसमें जितना इलेक्ट्रॉन है उसका अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है दोनों एटम पे, तो इसको हम बोलेंगे होमोलाइसिस। हिंदी में कहते हैं उसको समान विखंडन। ठीक है, मतलब ए पर एक इलेक्ट्रॉन और क्या आ जाएगा, बी पर भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और जब एक एक इलेक्ट्रॉन हो ना स्पीसीज पर, तो इसका नाम हो जाता है स्टूडेंट रेडिकल। बाद में पढ़ेंगे कि रेडिकल क्या होता है, पहले हम लोग समझ रहे हैं होमोलाइसिस और हेटेरोलाइसिस ऑफ बॉन्ड। मतलब बॉन्ड का विखंडन दो प्रकार से होगा। जो कोवेलेंट बॉन्ड यानी बॉन्ड होता है मॉलिक्यूल में, उसका विखंडन दो प्रकार का, एक होमोलाइसिस तरीके से समान वितरण, बॉन्ड में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे दोनों एटम पे समान इलेक्ट्रॉन जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लो, इसमें पहले वाले एग्जाम्पल में, ठीक है, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन के पास गया, एक इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन के पास गया, समान तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो होमोलाइसिस। इसको बोलते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, ये भी इसका नाम है, या बॉन्ड क्लीवेज बोलते हैं इसको। तो बॉन्ड क्लीवेज दो टाइप से होता है, एक होता है होमोलाइटिक, एक होता है हेटेरोलाइटिक। होमोलाइटिक में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन समान तरीके से, समझ में आ गई बात। और होमोलाइटिक के दौरान किसका निर्माण होता है, रेडिकल का निर्माण होता है। तो ध्यान देंगे, इसमें लिख लेंगे एक तीर का निशान दे करके, इट प्रोड्यूसेस रेडिकल। ठीक है, अब रेडिकल क्या होता है, तो रेडिकल एक स्पीसीज है जिसपे ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इसको बाद में पढ़ेंगे, रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बाइनन, ये दूसरे लेक्चर में। अभी हम बॉन्ड का क्लीवेज पढ़ रहे हैं कि बॉन्ड कैसे ब्रेक हो सकता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हेटेरोलाइसिस के बारे में कि हेटेरोलाइसिस क्या होता है। हेटेरोलाइसिस, ठीक है, यहां पे लिखेंगे हेटेरोलाइसिस, इसको हिंदी में कहते हैं विषमांग विखंडन। मतलब इसका क्या हो जाएगा ना, डिफिनीशन बहुत ही छोटा सा डिफिनीशन है, आप समझ जाओगे कि जब बॉन्ड का क्लीवेज, बॉन्ड का विखंडन इस प्रकार होता है कि उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसका वितरण असमान तरीके से होगा, कोई एक ही स्पीसीज दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन असमान तरीके से हो बॉन्ड टूटने के बाद, तो उसको बोलते हैं हेटेरोलाइसिस। और जब समान तरीके से होता है बॉन्ड का डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसको बोलेंगे होमोलाइसिस। हेटेरोलाइसिस का डिफिनेशन क्या होगा, व्हेन अ बॉन्ड breaks when a bond breaks ठीक है, when a bond breaks such that one species, कोई एक ही स्पीसीज होगा, one species takes away both electrons, this process, both electrons of the bond this process is known as हेटेरोलाइसिस। सिंपल, बॉन्ड का क्लीवेज इस प्रकार से होगा ना
कि जिसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन और समान तरीके से हो, कोई एक ही स्पीसीज पे सारा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। बहुत सिंपल है, चलो इसके उदाहरण से समझते हैं। पहला एग्जांपल अगर हम बात करें HF का, ठीक है, तो यहाँ का सारा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, देखो ऐसा एरो मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, ओके। तो इसमें देख लो हाइड्रोजन पर प्लस इलेक्ट्रॉन इसका गायब और F पर क्या आ जाएगा माइनस और इलेक्ट्रॉन आ गया। तो हाइड्रोजन पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन किस पे चला गया, फ्लोरीन पे। तो क्या हो गया, ये हाइड्रोलाइसिस हो गया। दूसरा एग्जांपल देख लो, अगर हम बात करते हैं CH3 और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं Cl, और इसका क्लीवेज अगर इस तरीका से हो, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन चला जाए क्लोरीन पर, तो क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इसी को बोलते हैं कार्बोकैटायन, स्पीसीज इन व्हिच कैरी पॉजिटिव चार्ज। जिसमें कार्बन पॉजिटिव चार्ज को कैरी करेगा उसी को तो बोलेंगे कार्बोकैटायन, ठीक है। तो इस तरीका से असमान क्या है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है। तीसरा तुम देख सकते हो, इसमें जैसे मान लो CH3 है और कोई भी मेटल ले लो जैसे जिंक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक मेटल है तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरीका से चला जाएगा कार्बन पे, तो CH3 नेगेटिव चार्ज, कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन गया और जिंक पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो हम अभी पॉजिटिव नेगेटिव कैसे जनरेट हो रहा है इस बात को नहीं देख रहे, हम सीख रहे हैं हाइड्रोलाइसिस कि इलेक्ट्रॉन का क्लीवेज कैसे हो रहा है, बॉन्ड का क्लीवेज कैसे हो रहा है। बॉन्ड जब टूट रहा है तो इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु पर चला जा रहा है। जब सारे इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु पे चला जाए, एक ही स्पीसीज पे चला जाए, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। और जब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन समान तरीके से होगा, एक एक करके होगा दोनों स्पीसीज पे, दोनों एटम पे, तो उसको बोलेंगे होमोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस के दौरान ही, हाइड्रोलाइसिस क्लीवेज के दौरान ही कार्बोकैटायन कार्बाएनायन का निर्माण होता है। ये बात पढ़ेंगे कार्बोकैटायन कार्बाएनायन में, अभी तो मैं बस हाइड्रोलाइसिस की बात कर रहा हूँ। तो अभी तक हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कवर किया है, हाइड्रोलाइसिस को, होमोलाइसिस को, फिर बॉन्ड कैसे वो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन को, हमने इसको भी देखा, हाउ टू यूज कर्व्ड एरो। अगर डबल हेडेड एरो है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को बताएगा, और अगर सिंगल हेडेड है तो वो किसको बताएगा, 1 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को बताएगा। स्टूडेंट अब एकदम छोटा सा बेसिक है, एकदम बेसिक सा है, आप पहले से जानते होंगे, उसको भी लिख लेना। पहले हम पढ़ते हैं ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड एंड बेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको तो अच्छे से आना ही चाहिए। देखो ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड्स एंड बेसिस क्या होगा, इसमें ऑर्गेनिक में यूज है और इसका भी यूज है, लुईस एसिड्स एंड बेसिस का भी यूज है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, है ना। तो चलो इसको हम पहले सीख लेते हैं। ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड्स एंड बेसिस को पहले पढ़ लेते हैं। तो ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड एंड बेसिस क्या कहता है, इसके अनुसार जो एसिड्स हो जाएगा, एसिड, इसके अनुसार एसिड हो जाता है अ सब्सटेंस दैट डोनेट प्रोटॉन, जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा, जो H+ आयन देगा, उसको बोलेंगे ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड्स। क्या लिखेंगे, सिंपल इसका परिभाषा हो जाएगा स्टूडेंट, अगर परिभाषा लिखना चाहे तो ब्रोंस्टेड-लॉरी acids is a substance that donates a प्रोटॉन मतलब H+ आयन, ठीक है। और फिर इसी में अगर हम लिखना चाहे बेस को, तो बेस का भी परिभाषा लिख सकते हैं। पहले परिभाषा लिख लेते हैं, बेसिस, ये हो जाएगा एसिड्स, उसके बाद देख लेते हैं, ठीक है। इसमें भी लिखेंगे सेम परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ब्रोंस्टेड-लॉरी basis is a substance that accept a proton, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, जो H+ को लेगा वो बेसिस होगा, जो H+ को देगा। लॉरी एसिड, यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा सही कर लेना,
ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एसिड्स में हो जाएगा ना, यहाँ पर आप लगा लेना एसिड्स आर, यहाँ पर भी लगा देना आर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें एसिड्स जो प्रोटॉन को देता है, जो प्रोटॉन डोनर है, एक लाइन में याद रखना, सिंपल है ना, इतना लंबा चौड़ा याद नहीं रखना, प्रोटॉन डोनर। ठीक है, इसमें याद क्या रखोगे, प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन का मतलब H प्लस, जो H प्लस लेगा। अब एग्जाम्पल से समझ लो इसको। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल लिखूं H2O, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ HCl, ये मूव करेगा, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, और क्लोरीन पे भी होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 इस तरीका से, है ना। तो इसमें क्या होगा, ये H2O अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देगा H प्लस को, मतलब ये H प्लस अभी ले लेगा। ये इसमें दूसरे वो ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा अच्छे से, दूसरा कलर में ले लेता हूँ। देखो क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इस H प्लस को दे देगा, दे देगा, तो दे देगा, तो ये जो बॉन्ड बना रखा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये अपना अपना ले लेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा H3O। अब इलेक्ट्रॉन ये दिया है तो इस पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होगा, और प्लस ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, H प्लस यहाँ से हट गया, तो इस पर क्या हो जाएगा, Cl माइनस। अब ये प्रोटॉन लिया है, H2O ने लिया है, तो लेने वाला बेस होता है, तो ये बेस हो गया। ये H प्लस लिया है, देख लो एक्सेप्टर, और ये दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। सिंपल बात समझ में आ गई, बहुत ही मैंने इजी बताया। यहाँ पे देखो ये जो बेस बनता है ना, इसको बोलते हैं कंजुगेट, कंजुगेट एसिड, और इसको बोलते हैं स्टूडेंट कंजुगेट बेस। अब ये क्या होता है सर, कंजुगेट एसिड, तो कंजुगेट एसिड कुछ भी नहीं होता, बहुत इजी है। कंजुगेट एसिड में ना उसके बेस से एक H प्लस ज्यादा होगा, और कंजुगेट बेस में ना एक H प्लस कम होगा उसके एसिड से, इसी को बोलते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर। लिख लेते हैं, इसका भी छोटा सा डिफिनीशन हो जाएगा, तो आपको समझ में आई। एसिड्स, प्रोटॉन डोनर, बेसिस, प्रोटॉन एक्सेप्टर। एक और एग्जांपल कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक और एग्जांपल, चलिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ NH3, आपको पता है नाइट्रोजन पे क्या रहता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ H2O, ठीक है, और ये देख लो। अब इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है, यहाँ वाला, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देगा, तो इसको जैसे ही देगा मतलब हाइड्रोजन इसका हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पर NH4, और नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, और H2O ने एक हाइड्रोजन हटा दिया, क्या हो जाएगा OH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस साइन। ऑक्सीजन पे माइनस रहता है, हाइड्रोजन पे नहीं रहता, ध्यान रखना, लिखा जाता है ऐसे बस। तो ये लिया है, NH3 लिया है, H प्लस लिया है ना, तो इसलिए क्या हो गया बेस, और ये यहाँ पे क्या हो गया एसिड। अब बेस का जो बेस ये है NH3, इसमें एक H प्लस जोड़ दो, तो ये बन गया तुम्हारा क्या, कंजुगेट, कंजुगेट एसिड, और ये बन जाएगा कंजुगेट बेस। मतलब कंजुगेट बेस में उसके एसिड से एक H प्लस कम होता है, कंजुगेट एसिड में उसके बेस से एक H प्लस ज्यादा होता है। सिंपल डेफिनेशन है। अगर हम बात करें कंजुगेट, कंजुगेट एसिड का, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इट हैज 1H प्लस मोर देन बेस, इसके बेस से इट्स बेस, मोर देन इट्स बेस, है ना, इसी के बेस से ज्यादा होगा, इट्स बेस, इसके बेस से एक H प्लस ज्यादा होगा। जैसे देख रहे हैं आप NH3, और इधर देख लो NH4 प्लस, एक H प्लस ज्यादा है कंजुगेट एसिड में। इसी तरीका से अगर हम लिखना चाहे कंजुगेट बेस का डिफिनीशन, तो हम बहुत सिंपल लिख सकते हैं, इट हैज 1H प्लस लेस देन इट्स एसिड,
इसके एसिड से एक H प्लस कम होगा, देखो H2O में और OH माइनस में देखो, है ना, H2O यहाँ पर है और यहाँ पर देख लो OH माइनस है, एक H प्लस कम है। अगर एक H प्लस कम होगा कंजुगेट बेस बनाएगा, अगर एक H प्लस ज्यादा होगा तो कंजुगेट एसिड बनाएगा। बहुत सिंपल है। वैसे इसको मैं ऑर्गेनिक में बता रहा हूँ बस याद रखने के लिए, इसको मैंने बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर में या केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग का ये टॉपिक है, बट यहाँ पे इसका बहुत यूज है, इसलिए यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा लुईस एसिड बेस कंसेप्ट, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। लुईस एसिड क्या होता है, लुईस के अनुसार एसिड क्या होगा, इसके अनुसार एसिड्स हो जाता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। सिंपल छोटा सा डिफिनेशन पढ़ लो, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा वो एसिड होगा, इसका मतलब यही हुआ। और इसके अनुसार जो बेसिस होता है वो होता है स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा। अब ध्यान रखना कि जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा सब लुईस एसिड होगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा सब बेस होगा। अब हम जब आगे पढ़ेंगे इसके बाद में इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, कार्बोकैटायन, कार्बाएनायन, तो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन लुईस एसिड है कौन लुईस बेस है, इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे लुईस एसिड बेस को पढ़ा जाता है केमिकल बॉन्डिंग में, लेकिन यहाँ पे क्यों, इसलिए क्योंकि जरूरत है, बेसिक है ये सब मैकेनिज्म का, और ये नहीं आएगा तो मैकेनिज्म कभी नहीं समझोगे। हर चीज को समझने के लिए ना मैं उसका बेसिक मैं बता रहा हूँ, मुझे पता है कि कहाँ पे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है समझने में। हम स्टूडेंट को ना दिल के बात को समझ लेते हैं देख करके, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, जब मैं उसका फेस देखता हूँ ना स्टूडेंट का, तो मुझे पता चल जाता है कि वो से क्या चाहिए, ठीक है, उसे ये चाहिए, क्या चाहिए, लुईस एसिड बेस चाहिए, है ना, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट का सीरीज चाहिए, हाउ टू कर्व एरो चाहिए, कैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। अब ये सब समझ में ही नहीं आया, सिंबॉलिक है, लेकिन आप तुम्हें समझ में आ जाएगा अच्छे से। फिर उसे होमोलाइसिस एंड हेटेरोलाइसिस चाहिए बॉन्ड का, फिर उसे ब्रोंस्टेल लॉरी एसिड बेस चाहिए, ओके, उसके बाद उसे क्या चाहिए, कहा गया यहाँ लुईस एसिड एंड बेसिस चाहिए। देख लो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, फिर इस लेक्चर्स को हम क्लोज करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर्स को में कवर करेंगे नेक्स्ट चीज को। एग्जाम्पल समझो आप, देखो मैं लिख रहा हूं AlCl3 और मैं लिख रहा हूं NH3। NH3 पर एक लोन पेयर होता है, इस लोन पेयर को कौन ग्रहण कर लेगा, एल्युमिनियम, एकदम टू द पॉइंट तीर का निशान दिखाना है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इस तरीका से ये बन जाता है NH3 में AlCl3 और ये NH3, इस तरीका से। तो इलेक्ट्रॉन किसने लिया, AlCl3 ग्रहण कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला क्या होता है, एसिड, इलेक्ट्रॉन देने वाला क्या होगा, बेस। सर ये कैसे बता दिया, देखो कैसे होता है। एल्युमिनियम का देखो तो यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन। अमोनिया में तो आपको पता है कि एक लोन पेयर रहता है और 3 हाइड्रोजन है ना, इस तरीका से। अब एल्युमिनियम में देखो ऑक्टेट रूल, तो 2 2 4 2 6, और सर किसको 6 आप कह रहे हो, बॉन्ड में गिन रहा हूं कि इसमें 3 बॉन्ड है, देखो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और ये 3 बॉन्ड, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऐसे समझो। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, अभी 8 इलेक्ट्रॉन है, अभी इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है सॉरी, लेकिन इसे 8 पूरा होगा ना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अब क्या होगा कि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल निगेटिव, ऊपर वाले पर भी पार्शियल निगेटिव, यहाँ भी पार्शियल निगेटिव। इस पार्शियल निगेटिव की वजह से एल्युमिनियम पर चला जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, तो इसमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी आ गया, जहां इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी आया लुईस एसिड हो जाएगा। तो देखो ना इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है ना यहाँ, अब ये दे देगा इसको इलेक्ट्रॉन,
ऐसा नहीं तीर खींच के क्लोरीन पे ले जाएंगे तो गलत हो जाएगा। तीर जहां जाएगा वही बता रहा है कि वही इलेक्ट्रॉन लेगा, इसीलिए मैं कर्व्ड एरो पर आया हूं। यही कारण है कि मैंने इसको कवर किया है। ध्यान रहे आपका। तो अब ये बन जाएगा स्टूडेंट, अब ये लेगा तो ये इस तरीका से बन जाएगा Cl Al Cl Al, और यहाँ पे नाइट्रोजन ने दे दिया इसको इलेक्ट्रॉन, तो ये इस तरीका से बन गया कंपाउंड। शायद आपको ये दिख रहा होगा क्योंकि मेरा इधर पीक आ रहा होगा। इस तरीका से बने। तो इस तरीका से AlCl3 क्या है, लुईस एसिड्स है, और NH3 क्या है, लुईस बेस है। इस वीडियो में हमने एक और एग्जांपल देख लो ताकि और आपका कवर हो जाएगा। जैसे देख लो एग्जांपल में हम समझ लेते हैं, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3 है, और यहाँ पे समझ लो NH3 है, ठीक, लोन पेयर होगा। अब बोरॉन में देखोगे तुम ये इस तरीका से बनेगा BF3NH3, ये इस तरीका, इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। बट अब ये हम यहाँ पे ये पढ़ा रहे हैं लुईस अम्ल और लुईस क्षार, तो ये हो जाएगा एसिड्स, तो ये हो जाएगा आपका बेस। देखो बोरॉन होगा फ्लोरीन फ्लोरीन, ये फ्लोरीन प्लस नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस तरीका का होगा। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब इसके मूवमेंट को करवा दो, मूवमेंट जाएगा तो ये इस पास बोरॉन के पास आएगा, बोरॉन के पास जाएगा क्योंकि बोरॉन में इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए यहाँ निगेटिव, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, अभी मैंने पढ़ाया है। तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन खोजेगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। तो ये लुईस एसिड का काम करेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा FB, और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो नाइट्रोजन अमोनिया, इस तरीका से। बस हम समझ गए कि ये एसिड है और ये क्या है, बेस है। क्लियर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर को। आज के लिए इतना ही, आप पढ़ते रहिए, इसे अच्छे से समझिए, ठीक है। रिवीजन पर ध्यान दीजिए, और हाँ नोट्स बनाइए। आप कितनी बार वीडियोज पढ़ोगे, है ना, जब एक बार आपका नोट्स बन जाएगा तो आप आसानी से पढ़ते रहो उसको। तो आप नोट्स बनाइए अच्छे से, शॉर्ट नोट्स ही, पूरा डिटेल पढ़ो, उसको बार बार पढ़ो, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप मेरे चैंपियन हो, चैंपियन स्टूडेंट हो। जय हिंद स्टूडेंट।